नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और यह प्रश्न पत्र 3 जनवरी 2022 का पूछा गया प्रश्न पत्र है। ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसमें हम टोटल सीडीपी के 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों 3 जनवरी 2022 के 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ 1 जनवरी 2022 के 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। टोटल 60 प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहें और क्लास को पूरा देखें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विकासात्मक कार्य, ऑप्शन सेकेंड है विकासात्मक आवश्यकताएं, ऑप्शन थर्ड है विकासात्मक बाधाएं, ऑप्शन फोर है विकासात्मक क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकासात्मक कार्य। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य, विकासात्मक पाठ, डेवलपमेंट टास्क के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक समाज में बच्चे एक विशेष आयु होने पर कुछ व्यवहारों को अन्य व्यवहारों से शीघ्र सीख जाते हैं। समाज भी बच्चों से उनकी आयु के अनुसार संबंधित व्यवहारों की अपेक्षा रखता है। इसे ही सामाजिकरण प्रत्याशा या सामाजिक अपेक्षा कहा जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक हेबिंगहर्स्ट ने इसे विकासात्मक पाठ, डेवलपमेंट टास्क कहकर संबोधित किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, विकास क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। शारीरिक विकास के इस प्रकार को समीप दूरस्थ विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। शारीरिक विकास के एक अन्य प्रकार का मस्तिष्काधोमुखी विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विकास का क्रम सिर से पैरों की तरफ होता है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह वातावरण व आनुवंशिकी दोनों से प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। कथन ए दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क आर दिया गया है, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। सही विकल्प चुने। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों गलत हैं। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से लिया जाता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिभा, धारणा, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का समावेशन होता है। दूसरे शब्दों में संज्ञानात्मक विकास तब होता है जब संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ एवं उसका समुचित प्रयोग समस्या समाधान हेतु किया जाता है। साथ ही मानव जीवन पर्यंत कुछ न कुछ नवीन सीखता रहता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कथन ए और आर दोनों आ सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। आपको फिल करना है यहाँ पे। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मीडिया इसका सही जवाब है। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती हैं। यह परिस्थिति बच्चों को सामाजिकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 वर्ष से 12 वर्ष मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और इस अवधि की विशेषता है कि इसमें बच्चे ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करते समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, संतुलीकरण कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है संतुलीकरण या साम्य धारण इक्वेली
इक्विलिब्रेशन कहलाती है। इक्विलिब्रेशन कहलाती है। साम्य धारण के परिणाम स्वरूप बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना अत्यधिक रूप से विकसित होती है। साम्यकरण बच्चों की गत अनुभूतियों पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु उनकी शारीरिक परिपक्वता के विकास स्तर पर भी निर्भर करती है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, संतुलीकरण, इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लिव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, पाड़ होता है। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता करने के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लिव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका ऐसा करके विद्यार्थियों को पाड़ यानी कि स्काई फोल्डिंग प्रदान कर रही है। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है इसके फोल्डिंग से, तो इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों फर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की। रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, परस्पर अंतःक्रिया व भाषा तथा चिंतन प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना नारीवादी परिप्रेक्ष्य में कैरोल गिल्गन द्वारा की गई। कैरोल गिल्गन का कहना है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में महिलाओं के नैतिक विकास में देख रेख संदर्भ की अनदेखी की है। तो राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, व्यवहारिक यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है तथा प्रत्येक बुद्धि अपने अन्य प्रकार से भिन्न होती है। गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धि प्रकारों में शामिल है। तो इन्होंने भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि, और इसके साथ ही साथ अस्तित्ववादी बुद्धि को भी इन्होंने शामिल किया था। व्यवहारिक बुद्धि गार्डनर के बुद्धि प्रकार में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, विविध स्पष्टीकरण, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विविध स्पष्टीकरण, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकी जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसा कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों को अनुसरण करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं दोस्तों, आपको बताना है। फर्स्ट दिया गया है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। सेकेंड है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। थर्ड है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। फोर्थ है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है,
आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। गत्यात्मक मूल्यांकन बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। डायनेमिक असेसमेंट, गत्यात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करने से बचना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु अध्यापक को उन्हें विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजना करने देने पर बल देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। एक विद्यार्थी जो कक्षा में ध्यान नहीं देता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, अपने नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और अपनी वस्तुएं खो देता है। विद्यार्थी के यह गुण अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार की तरफ से संकेत करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं होती हैं, वे सृजनात्मकता को समुन्नत करती हैं, प्रमोट करती हैं। सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समस्या प्रत्याक्षण, समस्या को परिवर्तित करना, निर्णय को निलंबित करना, उद्भवन प्रभाव, परिणामों में अटकलबाजी, उत्तम निष्कर्ष का चयन करना जैसे कई सोपान सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। कथन ए दिया गया है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क आर है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, सही विकल्प चुने। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बच्चे के पूर्ण ज्ञान से नई विषय सामग्री को संबद्ध करना चाहिए ताकि वह नवीन संप्रत्यय को सुगमतापूर्वक अधिगमित कर सके। अधिगम बहुरेखीय क्रम में संपन्न होता है। तो कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें।
तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें, इस प्रकार की धारणा को विद्यालयों द्वारा चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्णन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन सही है। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्णन करना चाहिए। अध्यापिका को चाहिए कि वह रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र में उपयोग करे, विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित करे और विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहे। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। तो फर्स्ट दिया गया है उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, सेकेंड है संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, चौथा दिया गया दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक अध्यापिका को संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम पर बल देना चाहिए। संरचनाबद्ध अन्वेषण स्ट्रक्चरल इंक्वायरी के अंतर्गत विद्यार्थियों को समझाने के लिए विषय वस्तु या समन्वय से संबंधित क्रमबद्ध पूछताछ या प्रश्नों द्वारा जानकारी स्तर तक ले जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा बाह्य अवप्रेरणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, रुचि। रुचि बाह्य अवप्रेरणा नहीं अपितु आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, निराशा। विद्यार्थियों के अधिगम में उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा आदि भाव सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि निराशा, चिंता, नीरसता, क्रोध आदि जो भाव होते हैं विद्यार्थी के अधिगम में बाधक बनते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सीबीएसई द्वारा इस प्रश्न का जो अंक है प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया गया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा, सांस्कृतिक संदर्भ। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम सांस्कृतिक संदर्भ की महत्ता पर बल देता है। यह उपागम मानता है कि बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक, पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर है, यह संदर्भित रूप से हो। दोस्तों अब हम लोग 1 जनवरी 2022 के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा विकास सिर से पांव तक होता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है। मानव विकास से प्राय मानव के शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास से लिया जाता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो सतत रूप से क्रमवार आगे बढ़ती है। विकास सरल से जटिल की तरफ अग्रसित होता है। विकास परिपक्वता व अधिगम आनुवंशिकी वातावरण की परस्पर अनुक्रिया का परिणाम होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? तो बताना है दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। किशोरावस्था एक संवेदनशील अवधि होती है। इसे संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, संगठन कहा जाता है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको फिल करना है, में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, किंतु इसमें समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से आरंभ होकर 12 वर्ष तक रहती है। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष से आरंभ होकर 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाओं द्वारा समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित किया गया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूद ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की रूढ़िगत नैतिकता स्तर की उप अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अनुमोदन पाने एवं निर्नुमोदन से दूर रहने का अत्यधिक प्रयास करते हैं। उनके अंदर निर्नुमोदन से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है।
गार्डनर के अनुसार बुद्धि की विभिन्न विशिष्टताएं मानव बुद्धि की विविधता की परिचायक होती हैं। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि संबंधी क्षमताओं का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। अभिकथन ये दिया गया है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना। कारण आर है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों को पालन करना चाहिए, अपितु शिक्षकों को बहुआयामी पाठ्यक्रम, बहुशिक्षण गतिविधियों पर आधारित शिक्षा शास्त्र, बहुशिक्षण गतिविधियों पर आधारित शिक्षा शास्त्र व रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली के तरीकों को अपनाना चाहिए। साथ ही उन्हें शैक्षिक प्रणालियों को अपनाने के संबंध में बच्चों के मध्य व्याप्त व्यक्तिगत मतभेदों को देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जेंडर भेदभाव, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है स्व मूल्यांकन, सेकंड है सहकर्मी मूल्यांकन, थर्ड है गुणात्मक प्रतिक्रिया, फोर्थ है मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पे सही जवाब हो जाएगा। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित को सुनिश्चित करने के लिए स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन व गुणात्मक प्रतिक्रिया आदि को शामिल करना महत्वपूर्ण होता है। सीखने के लिए आकलन को रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, विविधता का सम्मान। विविधता को सम्मान व प्रोत्साहित करना शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान अवधान, अतिक्रियाशीलता, विकार। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। विभिन्न भाषाई पहचान वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बहुभाषावाद का। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को बहुभाषावाद का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से विद्यार्थी अन्य भाषाओं के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर उन्हें जान सकेंगे व उनके प्रति संवेदनशील बन सकेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? फर्स्ट है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, सेकेंड है प्रतिभाशाली छात्र, थर्ड है स्वलीनता वाले छात्र, फोर्थ है पठन वैकल्य वाले छात्र। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सभी जो हैं ऑप्शंस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र व पठन वैकल्य वाले छात्र आदि के समावेशन में सहायता प्राप्त होगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? आपको ध्यान देना है दोस्तों, नहीं पूछा गया है प्रश्न में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थर्ड हो जाएगा निष्क्रिय सुनना, सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां और सामाजिक भागीदारी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा थर्ड सही जवाब हो जाएगा। निष्क्रिय सुनना विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। विद्यार्थियों की सोच को उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, सामाजिक भागीदारी, सहयोगात्मक व्यवहार आदि सुसाध्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों केको की आपको फिल करना से छात्रों के अधिगम को की संभावना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सुविधा देने और बढ़ने। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों केको की सुविधा देने से छात्रों के अधिगम के बढ़ने की संभावना अत्यधिक होती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। अगला क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आपको बताना है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थियों के वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अत्यधिक रूप से प्रभावित होती है। विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का विद्यार्थी के अधिगम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करना। फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने को संभावना है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा यह युग्म प्रेरणा के स्रोत एवं प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। आंतरिक प्रेरणा ही व्यक्ति की सीखने की प्रवृत्ति को जिज्ञासु बनाती है। आंतरिक प्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति विभिन्न चीज़ों को जानना चाहता है, उसका अनुभव प्राप्त करना चाहता है। तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना उनमें संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, जबकि इसके विपरीत विद्यार्थियों से संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझने के लिए कहना, विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, विभिन्न स्थितियों के मध्य समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना आदि विद्यार्थियों में किसी भी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य करने में सहायता उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके 60 क्वेश्चन CDP के। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों। और दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।